नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करने वाले हैं साइकोलॉजी मॉक टेस्ट पेपर 2, यानी कि दूसरे नंबर का मॉक टेस्ट पेपर हम सॉल्व करेंगे। हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर चुके हैं, उसमें भी लगभग 30 प्रश्न थे और इस वाले पेपर में भी लगभग 30 प्रश्न हैं। बने रहे मेरे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा लाए जाने वाले प्रत्येक टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट पेपर या किसी भी एग्ज़ाम का पेपर आपको मिले, आप उसे सॉल्व करें और बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ऐसा करने से आप खुद अपने आप का मूल्यांकन कर पाएंगे कि हमारी पढ़ाई किस लेवल तक चल रही है, कहाँ तक हो चुकी है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन प्रश्नों को सॉल्व करें, इन प्रश्नों को समझें और अपना मूल्यांकन करें। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। आप खुद जानते हैं कि जो पेपर में आए हुए प्रश्न होते हैं उनके चांस ज़्यादा रहते हैं रिपीट होने के। तो इसलिए हमें वो प्रश्न ज़्यादा सोल्व करने चाहिए जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो मैं ठीक वैसे ही प्रश्न लेकर आई हूँ जो किसी पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है अपना कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक है जॉन डीवी है, विलियम्स जेम्स है, एमिंगहॉस है या फिर वुंट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, पुस्तक दी गई है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर रहेगा बी, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ओके, राइट। यानी कि आपका एक एक क्वेश्चन जो है उसको क्लियर करते हुए चलिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम इसका आंसर ये होना चाहिए, फिर आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। ओके, तो पहले प्रश्न का आंसर रहेगा बी, यानी कि बी, विलियम जेम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक अच्छा शिक्षक क्या करता है? अधिगमकर्ता को क्रिया के लिए प्रोत्साहित करता है, अधिगमकर्ता की जिज्ञासा का पोषण करता है, अधिगमकर्ता को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है या फिर ये तीनों ही चीज़ें करता है। तो जो एक शिक्षक होता है वो शिक्षक शिक्षार्थी यानी जो अधिगम करता है, सीखने वाला होता है, उसकी क्रिया को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है। उसकी जिज्ञासा को पोषित करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। अधिगमकर्ता को वास्तविक शैक्षिक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, यानी कि थर्ड नंबर भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा डी, यानी ये तीनों ही बातें सही है। तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं, वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं किस अवस्था में? औपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, इंद्रिय गति काल। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी किसकी? संज्ञानात्मक विकास की। तो आपको पता होना चाहिए 4 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहली अवस्था थी इंद्रिय गति काल, यानी नंबर 1 पर है इंद्रिय गति काल, जिसे इंद्रिय जनित भी कहते हैं। नंबर 2 पर है पूर्व संक्रियात्मक काल, नंबर 3 पर है मूर्त संक्रियात्मक काल और नंबर 4 पर है औपचारिक संक्रियात्मक काल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं किस अवस्था में करते हैं? तो राइट आंसर रहेगा डी, इंद्रिय गति काल। प्रथम अवस्था है इंद्रिय गति काल और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक काल। आपको इनका क्रम से नाम भी पता होना चाहिए, क्रम वाइज, क्योंकि कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको चीज़ें क्रम से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी, इंद्रिय जनित काल। नंबर 4, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी समस्याओं की अवधि कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, बाल्यावस्था को या उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो किसे कहा जाता है ये पूछा गया है। क्या? समस्याओं की अवधि, समस्याओं का काल। अवधि का मतलब होता है काल, जिसे हम पीरियड कहते हैं, यानी समस्याओं का काल किस अवस्था को कहते हैं?
तो नॉर्मल सी बात है, किसे कहा जाएगा, ये किशोरावस्था को ही कहा जाता है, क्योंकि किशोरावस्था में ही बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए, किशोरावस्था। नेक्स्ट है निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। क्या है? करके सीखना, अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, या अध्यापक तथा विद्यार्थी के संबंध। तो निर्मितवादी रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है, क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ए, करके सीखना। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक मानसिक, अच्छा प्रश्न है, एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? दूसरों की गलतियों को दोहराएगा, यानी दूसरों की गलतियों को बताना, दूसरों की कमजोरियों को ढूंढना, स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढना, या इनमें से कोई नहीं। तो एक मानसिक सशक्त व्यक्ति यानी जिसकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी है, उसका वो व्यवहार कैसा प्रदर्शित करेगा? वो स्वयं की गलतियों को ढूंढेगा और उनके सुधारने के तरीके ढूंढेगा वो, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, कि स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके वो ढूंढता है। कौन? जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है। तो राइट आंसर रहेगा 6 का सी। नेक्स्ट है 7। विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान हैं। अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान का नाम बताना है। एंडलर, डेल, किलपैट्रिक, जॉन डेवी या मॉरिसन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा ए, एंडलर, डेल, जिन्होंने अनुभवों का शंकु दिया है। ओके, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है समस्या समाधान की योग्यता निर्भर करती है लंबाई व भार वृद्धि में, यानी लंबाई व भार में वृद्धि पर, शब्द भंडार के विकास पर, चिंतन व तर्क के विकास पर, आकार आकृति व के विकास पर। तो यहाँ पर समस्या समाधान की योग्यता के बारे में पूछा गया है। तो लंबाई, भार, शब्द भंडार और आकृति आकार से कोई मतलब नहीं है, इनके विकास से इसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चिंतन और तर्क के विकास पर निर्भर करेगा, यानी समस्या समाधान की जो योग्यता है तर्क और चिंतन के विकास पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भावात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाएगा? आत्म प्रबंधन, आत्म विश्लेषण, आत्म अभिप्रेरण या फिर तदनुभूति। तो यहाँ पर पूछा गया है भावात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत, प्रज्ञा का मतलब यहाँ पे है बुद्धि, यानी भावात्मक बुद्धि के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी, आत्म विश्लेषण। ओके, नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। बहुत सी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, इससे रिपीट प्रश्न ही वापस से आते हैं, यानी जो प्रश्न आ चुके हैं वही एग्ज़ाम में रिपीट होने की संभावना रहती है। इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो पुराने जो उसके पेपर होते हैं उनको बार बार रिपीट करें, क्या पता उनमें से कितने प्रश्न आ जाएं। इसलिए आप जो पिछली परीक्षाएं हैं, पिछले जो पेपर होते हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया करें, उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया करें। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है कि सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, यानी अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या श्रव्य दृश्य सामग्री से। तो सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, संपर्क से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले, आप उसे अच्छे से सॉल्व करें और फिर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न 11। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है सक्रिय अधिगम, प्रक्षेणात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम। तो किसका नाम अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिया गया अधिगम बताना है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बी, प्रेक्षणात्मक अधिगम। नेक्स्ट है 12। कक्षा कक्ष में संप्रेषण परस्पर संप्रेषण है, यानी कक्षा कक्ष में जो संप्रेषण होता है वो परस्पर संप्रेषण है, यानी किन के मध्य है ये पूछना चाहता है। शिक्षक शिक्षक के मध्य, शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य, विद्यार्थी विद्यार्थी के मध्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्लास के अंतर संप्रेषण होता है वो होता है शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बी। ओके, नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? किसका सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? विषमांग समूह, समान अवसर, सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव, सकारात्मक परस्पर आश्रितता। तो यहाँ पर पूछा है सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा सी। अभाव से ही आप राइट आंसर कर सकते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव। अभाव होगा तो वो सहयोगी कैसे होगा बताओ? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव। नेक्स्ट है शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं लक्ष्य व उद्देश्य, उद्देश्य व संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर पूछा है शिक्षण प्रतिमान के तत्व। प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल, है ना। मॉडल के तत्व है तो क्या है? उपरोक्त सभी। लक्ष्य भी होते हैं, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन, ये सभी शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं, यानी टीचिंग मॉडल के तत्व हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है? प्रभावित कक्षा कक्ष में जो संप्रेषण है उससे संबंधित नहीं है। उपयुक्त हाव भाव, विषय वस्तु स्पष्टता, आलंकारिक भाषा, द्विमार्गी प्रक्रिया। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सी। कौन सा कारक प्रभावित कक्षा संप्रेषण से संबंधित नहीं है? आलंकारिक भाषा, ये तो कोई सटीक उत्तर हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर सी रहेगा कि आलंकारिक भाषा संबंधित नहीं है। किससे? कक्षा कक्ष में जो संप्रेषण चल रहा है, जो वार्तालाप चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है उसमें अलंकारों का क्या संबंध है? अलंकार तो हिंदी संस्कृत इनमें होते हैं। तो जो वार्तालाप होता है या किसी भी चीज़ पर कह सकते हैं बहस होती है तो वो नॉर्मल होती है, उसमें ग्रामर नहीं आती है, ना ही व्याकरणिक दृष्टि से वार्तालाप की जाती है। तो यहाँ पर आलंकारिक भाषा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी उपयुक्त हाव भाव होना, विषय वस्तु को स्पष्ट करना और द्विमार्गी प्रक्रिया तीनों ही संबंधित है। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का सी। नेक्स्ट है प्रयत्न व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? यानी कि प्रश्न आए कि प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। किसका प्रयोग किया था इसमें? बंदरों पर, बिल्ली पर, चूहों पर या मनुष्यों पर? तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी, बिल्ली। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त शब्दों का www अर्थ है, यानी www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। यानी उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में जो दोनों तरफ से प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ईमेल कहलाता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर या सीडी रोम। तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंसिंग से ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कॉन्फ्रेंसिंग आमने सामने यानी कि डिजिटल सूचना तकनीकी के आधार पर होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं कंप्यूटर के एक दो प्रश्न इससे लेके आई हूँ क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में सूचना तकनीकी से संबंधित एक टॉपिक है, तो उसमें कंप्यूटर से संबंधित ही प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर की विशेषता बतानी है, परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, गति या उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर में परिशुद्धता होती है, बहुउपयोगी होता है वो, और उसकी गति भी होती है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा प्रश्न है, जिसको क्रम से अगर चीज़ें याद है तो वो बता पाएगा कि निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम बताना है। सही क्रम पूछा है, अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना और फिर मूल्यांकन करना, या व्याख्या करना, अन्वेषण करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना, व्याख्या करना, अन्वेषण करना, मूल्यांकन करना या विस्तार करना। और डी ऑप्शन है, डी क्या है? विस्तार करना, अन्वेषण करना, व्याख्या करना या मूल्यांकन करना। तो निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत की बात हो रही है, तो पहले किसी चीज़ को या किसी पॉइंट को खोजा जाता है, तो यानी कि अन्वेषण करना एक में ही है।
फिर उसकी व्याख्या की जाती है, फिर उसका विस्तारित रूप बताया जाता है और फिर लास्ट में उसका मूल्यांकन होता है। यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अन्वेषण करना, मूल्यांकन करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना, ये क्रम है किसका? निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत मॉडल का। याद होना चाहिए क्रम। फिर से एक बार देखिए, अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना, यानी कि राइट आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट है 21। क्लास प्रोजेक्ट किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया था? SIERT, NCERT, NCERT, ये डबल ऑप्शन हो गया, NCT ही। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया क्या क्लास प्रोजेक्ट? तो राइट आंसर रहेगा NCERT, यानी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब क्लास प्रोजेक्ट क्या है? देखिए यहाँ पर क्लास प्रोजेक्ट क्या है। तो क्लास प्रोजेक्ट, इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूलम। पूरा नाम कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूलम। तो प्रश्न था कि इसकी स्थापना यानी इसका प्रारंभ किसने किया? तो राइट आंसर है यहाँ पर सी, NCERT। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए कि भारतीय शिक्षा में तकनीकी की शुरुआत 1972 से मानी जाती है। 1984-85 में स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन परियोजना अर्थात क्लास प्रोजेक्ट, इसका हिंदी नाम है कि कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन परियोजना का प्रारंभ NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा दिए जाने के लिए हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। आया समझ में? यानी इसका नाम है कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन परियोजना, इसको शॉर्ट में क्लास प्रोजेक्ट कहते हैं। इसका प्रारंभ NCERT द्वारा किया गया था। माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा दिया जाने के लिए हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर संसाधन उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। तो यहाँ पर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना, NCERT। नेक्स्ट देखिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चित सार्वभौमिक स्तर नहीं है? निश्चित नैतिकता के विकास का निश्चित सार्वभौमिक स्तर नहीं है, वो बताना है। तो पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, पश्च नैतिक स्तर या फिर आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, पश्च नैतिक स्तर। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। ये पता होना चाहिए कि स्तर तो बताए हैं 3, लेकिन उनकी अवस्थाएं कितनी बताई हैं? 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। जोन्स के अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस पर दी गई सहायता नहीं है? जोन्स के अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस पर दी गई सहायता नहीं है? विकल्प चुनना, समायोजन करना, अपनी समस्याओं का समाधान करना या अनुसंधान कार्य करना। तो मार्गदर्शन की बात हो रही है, तो राइट आंसर रहेगा डी, अनुसंधान कार्य करना, यानी खोज का कार्य करना। ये मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी, यानी अनुसंधान कार्य करने। नेक्स्ट है 24। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमानों के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है? अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण और विशिष्टीकरण, अनुदेशात्मक सामग्री का निर्माण और चयन, आकलन एवं मूल्यांकन का विकास, शिक्षण अधिगम क्रियाओं का विशिष्टीकरण। यहाँ पे विशिष्टीकरण गलत लिखा हुआ दोनों जगह। तो कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है किसमें? शिक्षण प्रतिमानों के संदर्भ में। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी, आकलन एवं मूल्यांकन का विकास सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। किसमें? शिक्षण प्रतिमानों के संदर्भ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है? भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है, यानी कि दोष है। अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों का ज्ञान होना चाहिए उसे। अपने आप को
और दूसरों को सम्मान देना, आलोचना दोष निकालने की प्रकृति होना, हालातों से संघर्ष करने की क्षमता होना। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा भली भांति समायोजित व्यक्ति जो होता है वो किसी का दोष नहीं निकालता, ना ही आलोचक। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर आलोचक तथा दोष निकालने की प्रकृति होना। सी यहाँ पर सही हो जाएगा 25वें का सी। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है? यानी लेविन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? क्षेत्र सिद्धांत। तो उसकी मुख्य अवधारणा में नहीं है विभेदीकरण, जीवन धारा, वैकल्ट्स और कर्षण या तलरूप। तो राइट आंसर रहेगा 26 का ए, विभेदीकरण क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कुंठा उत्पन्न करने का आंतरिक कारक है? आर्थिक कारक, शारीरिक असामान्यता, जल व विद्युत का अभाव, सामाजिक कारक। तो कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारक पूछा है, कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा आंतरिक कारण में शारीरिक असामान्यता। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है 28। निम्नलिखित में से कौन सा प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण साधन नहीं है? क्रियाकलाप सहायक सामग्री, सरल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी संबंधित तो ये तीनों ही प्रौद्योगिकी संबंधित है, लेकिन ये जो है क्रियाकलाप सहायक सामग्री ये प्रौद्योगिकी संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट है वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा एजुसेट का उपयोग कर रहा है? यानी कौन एजुसेट का उपयोग कर रहा है? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण शिक्षा महाविद्यालय, ब्लॉक संसाधन केंद्र। तो यहाँ पर ये प्रश्न के जो 4 ऑप्शन है ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, इस प्रश्न में बोनस भी मिला है कि एजुसेट का उपयोग कर रहा है। तो ये चारों ही एजुसेट का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इसमें क्या मिला था? बोनस। तो यहाँ पर ये चारों ही सही आंसर है, इसलिए इसका आंसर कोई नहीं होगा। यानी आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? स्टार यानी बोनस। नेक्स्ट है अग्रिम संगठन प्रतिमान जिनके प्रयासों का परिणाम था। किसके प्रयासों का, किसके प्रयत्न का परिणाम है? ब्रूस जॉयसी, डेविड आसुबेल, जॉन आसुबेल, जॉयसी एम विल। अब आपको ये तो पता है कि जो अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान या प्रतिमान जो है वो दिया था आसुबेल ने। अब यहाँ पे 2 आसुबेल हैं, आप कंफ्यूज ना हो। आसुबेल डेविड आसुबेल के द्वारा दिया गया था अग्रिम संगठन प्रतिमान। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी। ओके फ्रेंड्स, ये है टोटल 30 प्रश्न। इन्हें कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए इनका लेवल कैसा था। अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।